सोचो आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो और डेली 1000 से भी ज्यादा डिसीजंस आपको ही लेने पड़ रहे हैं। लाइक क्लासरूम का फैन खराब हो गए, स्पोर्ट्स का बजट डिसाइड करना है, टीचर एब्सेंट है, पीटीएम शेड्यूल करनी है, ये सभी डिसीजंस आप अकेले को लेने पड़ रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा, आप प्रिंसिपल कम फायर फाइटर ज्यादा लगेंगे। वहीं अगर कुछ डिसीजंस टीचर्स को, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एचओडीज को, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोऑर्डिनेटर्स को शिफ्ट कर दी जाए तो वहां पर क्या होगा, एग्जैक्टली आपका स्कूल स्मूथली चलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सो हे एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन ऑर्गेनाइजिंग। हमारी ऑर्गेनाइजिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों ही टॉपिक्स को आज हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ मेरी बात को सुनना है एंड कॉन्सेप्ट को समझना है। स्टार्ट करते विदाउट एनी डिले। सबसे पहले यहां पर समझेंगे डेलीगेशन होता क्या है, मीनिंग ऑफ डेलीगेशन की बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे डेलीगेशन क्या है। ये हमारी ऑर्गेनाइजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर क्या होता है, एक मैनेजर होता है जो एक बिजनेस को संभाल रहा होता है। तो अगर एक ही मैनेजर सभी काम को करने लग जाएगा तो क्या होगा, वहां पर उसका वर्कलोड काफी बढ़ जाएगा। वर्कलोड बढ़ जाएगा तो वहां पर काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो मैनेजर क्या सोचता है, क्यों ना मैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ अपने काम को डिवाइड कर लूं। तो यहां पर वो क्या करता है, अपने काम को डिवाइड करता है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। एंड वहां पर खाली काम को अगर डिवाइड करेगा तो काम नहीं चलेगा, उसको वहां पर अपनी अथॉरिटी को भी शेयर करना पड़ेगा, अपनी अथॉरिटी को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्या बोला गया डेलीगेशन के अंदर, एक मैनेजर है जिसके पास काफी वर्कलोड है तो वो अपने काम को डिवाइड करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। अगर वो खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, खाली काम करने के लिए दे रहा है तो वहां पर वो सक्सेसफुल नहीं होगा। उसे जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको उतनी अथॉरिटी भी देगा कि उस काम को करने के लिए जो भी जरूरी के डिसीजंस है वो वहां पर बैठकर ले सकता है। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेलीगेशन। पॉइंट क्लियर हो रहा है। दस डिवीजन ऑफ वर्क एंड असाइनिंग अथॉरिटी फॉर द सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। काम का डिवीजन करना, साथ ही अथॉरिटी को असाइन करना ताकि सक्सेसफुली परफॉर्मेंस हो पाए, इसी को हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आई होप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ रहा है, मीनिंग आप लोगों को यहां पर क्लियर है। कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं जो हमारे ऑथर्स ने दी है। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू एफजी मोरे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस असाइनिंग वर्क टू अदर्स एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू। यहां पर ये बोलते हैं कि आप लोगों का डेलीगेशन क्या है कि आप अपने काम को किसी और को दे दो एंड उस काम को करने के लिए जो जो उसके पास पावर्स होनी चाहिए उतनी अथॉरिटी उसको दे दो। दिस इज द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन। अनदर डेफिनेशन की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू थियो हेमन। ये कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी merely means the granting of authority to subordinates to operate within prescribed limits। यहां पर बोला गया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है, अपनी अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दो ताकि वो अपनी लिमिट्स के अंदर काम कर सके। कौन सी लिमिट्स, उतनी लिमिट्स जितना काम उसको गिवन है, जितना काम उसको असाइन किया गया है। पॉइंट क्लियर हो रहा है, मीनिंग क्लियर हो रहा है। डेलीगेशन का मतलब क्या है, अपना काम किसी और से करवाना एंड उसको काम करने के लिए जितने डिसीजंस खुद लेने पड़े उतनी अथॉरिटी उसको देना इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब यहां पर बात करेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, तो बात करें इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है। टोटल 3 एलिमेंट्स की यहां पर बात होगी। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। 3 ही एलिमेंट्स मेरे डेलीगेशन के अंदर है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर आता है, बहुत डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। चाहे वहां पर आप लोगों से मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक पूछ ले, चाहे हो सकता है वहां पर आप लोगों से डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच का डिफरेंस पूछ ले। हर एक चीज कवर होगी, आप लोगों को वीडियो के अंदर पूरा कॉन्सेंट्रेशन बनाकर रखना है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। तो कितने एलिमेंट्स बताए मैंने आप लोगों को, डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स है। कौन कौन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। स्टार्ट करते हैं हर एक चीज का मीनिंग समझना एंड उनके कुछ फीचर्स को पढ़ना। पहला एलिमेंट है यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट ताकि वो किसी काम को प्रॉपर्ली कर पाए।
क्या बोला गया? रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एक सबऑर्डिनेट की जिम्मेदारी कि वो इस काम को प्रॉपर्ली करके आपको दे दे। ऑब्लिगेशन इज नोन एज रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पर? जब कभी भी एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कुछ काम करने के लिए देता है तो जो काम उसको करने के लिए दिया गया है वो काम ही उस सबऑर्डिनेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मीनिंग क्लियर हो रहा है? दिस मीन्स दैट द वर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्स इनटू प्ले ओनली आफ्टर द जॉब हैज बीन असाइन्ड। यानी कि यहाँ पर बोला गया रेस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आता है? जहां पर आप किसी को कुछ जॉब करने के लिए दे रहे हो, कुछ काम करने के लिए दे रहे हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी वक्त आपके सामने आ जाती है। मीनिंग क्लियर हुआ रेस्पॉन्सिबिलिटी का? अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी काम को करने की ऑब्लिगेशन। जैसे ही कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम करने के लिए देता है तो जो काम उसने करने के लिए दिया है वो काम ही उस सबऑर्डिनेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड जहां पर कोई जॉब किसी को करने के लिए दी जाती है रेस्पॉन्सिबिलिटी वहीं आती है और कोई कहीं पर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फीचर्स को समझना। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी अदर पर्सन को दी जा सकती है, यानी कि मुझे कुछ काम करना है, मैं मैनेजर हूं तो मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर्सन को दे सकती हूँ, अपना काम किसी और पर्सन से करवा सकती हूँ। उसके बाद सेकेंड फीचर क्या है? यहां पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये ड्यूटीफुल है। ड्यूटीफुल कैसे है? मैंने अपना काम किसी और से करवाना है तो यहां पर मैंने क्या किया? अपनी ड्यूटी किसी और पर्सन को दे दी कि इट इज योर ड्यूटी टू कंप्लीट द टास्क। ये है आप लोगों का अनदर फीचर। नेक्स्ट फीचर क्या है? इट गेट्स ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। रेस्पॉन्सिबिलिटी कहां आती है? जहां पर एक सुपीरियर है, एक सबऑर्डिनेट है। एक सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को कुछ काम करने के लिए दिया, वहीं पर मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या है फर्स्ट एलिमेंट? रेस्पॉन्सिबिलिटी। काम को करने की जिम्मेदारी इज नोन एज, काम को करने की ऑब्लिगेशन इज नोन एज रेस्पॉन्सिबिलिटी। जहां पर कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कुछ काम करने के लिए दे रहा है वो काम ही उस सबऑर्डिनेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जहां पर काम है वहीं पर आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फीचर्स क्या क्या थे? रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर की जा सकती है एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीफुल है। उसके बाद लास्ट फीचर क्या है? कहां पर आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है? जहां पर एक सुपीरियर है एंड एक सबऑर्डिनेट है। जहां पर ये रिलेशनशिप देखने के लिए मिल जाए वहां पर समझना कि यहां पर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी चल रही है। फर्स्ट एलिमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं विच इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड एलिमेंट पर हम लोग आ गए हैं। सेकेंड एलिमेंट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होती है? ऐसी पावर कि उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए मुझे कुछ डिसीजंस अगर लेने पड़ रहे हैं तो वो पावर मेरे पास होनी चाहिए एंड दैट पावर इज नोन एज अथॉरिटी। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अथॉरिटी क्या है? पावर टू टेक डिसीजंस। जब कभी भी आपको किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए, किसी जॉब को करने के लिए कुछ छोटे छोटे डिसीजंस खुद से अगर लेने पड़ रहे हैं, अगर ये पावर आपके पास है दैट मीन्स इट इज अथॉरिटी। क्या है ये? अथॉरिटी का मीनिंग है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? कहीं पर भी अगर आप लोगों के पास पावर है कि आप उनके रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, आप ये काम कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते हो, दैट विल बी टर्म्ड एज अथॉरिटी। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की। अथॉरिटी को हम लोग कुछ अदर पर्सन तक ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ अदर पर्सन तक ट्रांसफर कर सकते हैं, विच मीन्स यहां पर ये लोग कह रहे हैं जिसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उन लोगों को आप लोग अथॉरिटी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट फीचर है इट इज रिलेटेड टू द पोस्ट। जो आपकी अथॉरिटी है वो आपकी पोस्ट पर डिपेंड करती है कि आप कौन सी पोस्ट पर हैं। अगर आप ऐसी पोस्ट पर हैं जहां पर आपको क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं वहां पर आपके पास ज्यादा अथॉरिटी है। वहीं अगर आप लोग किसी ऐसी पोजीशन पर है, एक ऐसी पोस्ट पर है जहां पर आपको क्विकली डिसीजंस नहीं लेने पड़ते, वहां पर आप लोगों के पास कम अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट फीचर क्या है? इट मेक्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन पॉसिबल। यहां पर अथॉरिटी की हेल्प से क्या होता है कि आप लोग कुछ जरूरी के डिसीजंस जो पॉसिबल है उनको इंप्लीमेंट खुद से कर सकते हैं। आपको हर डिसीजन के लिए किसी अपने अपर लेवल यानी कि अपने सुपीरियर के पास नहीं जाना पड़ेगा। आपके पास इतनी अथॉरिटी है, इतनी पावर है कि ये छोटे छोटे डिसीजंस आप ले भी सकते हैं, उनको इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट फीचर, अथॉरिटी इज द की टू अ मैनेजरियल जॉब बिकॉज अ पोस्ट विदाउट अथॉरिटी कैन नॉट बी अ मैनेजरियल पोस्ट। यहां पर बोला गया अथॉरिटी जो है वो किसी भी मैनेजरियल पोस्ट की, मैनेजरियल जॉब की है।
यानी कि अगर आप किसी ऐसी जॉब पर हैं जहां आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं एंड अगर वहां आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो वो कोई आपकी मैनेजरियल जॉब नहीं है। अगर आपके पास अथॉरिटी है तभी आपकी मैनेजरियल जॉब है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये था आप लोगों का अथॉरिटी विच इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ योर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस। अगर आपके पास पावर है कुछ डिसीजंस लेने की, दैट मीन्स कि आपके पास अथॉरिटी है। फीचर्स की बात की है यहाँ पर, अथॉरिटी आप उन लोगों को ट्रांसफर कर सकते हैं जिन लोगों के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन लोगों को आपने कुछ काम करने के लिए दिया है। सेकेंड फीचर की बात की थी, ये आपकी पोस्ट पर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी पोस्ट पर है। जो आपकी पोस्ट है उसी हिसाब से आपकी अथॉरिटी होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर आप लोग कुछ डिसीजंस को इंप्लीमेंट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ अथॉरिटी। एंड द लास्ट फीचर इज, अगर आप लोगों के पास अथॉरिटी है तभी आपकी जॉब एक मैनेजरियल जॉब है, अदरवाइज इट विल नॉट कंसीडर्ड एज अ मैनेजरियल जॉब। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एक अच्छा सा डिफरेंस पढ़ने वाले हैं बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, बट द थिंग इज इन दोनों के बीच का एक्चुअल डिफरेंस क्या है? तो द डिफरेंस बिटवीन मीनिंग इज, अगर मैं अथॉरिटी के मीनिंग की बात करूं तो पावर टू टेक द डिसीजन विल बी टर्म्ड एज अथॉरिटी, एंड अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो जॉब ही आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिसीजन लेने की पावर आपकी अथॉरिटी है एंड किसी जॉब को करना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट डिफरेंस है डायरेक्शन और फ्लो। अथॉरिटी आपकी किस डायरेक्शन में मूव करती है? टॉप से बॉटम। किस डायरेक्शन में करती है? टॉप से बॉटम। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बॉटम से टॉप जाती है। कहां जाती है? बॉटम से टॉप। कैसे? मैं मेरे सुपीरियर के लिए रेस्पॉन्सिबल हूं कि मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। मेरा सुपीरियर अपने सुपीरियर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसीलिए यहां पर बोला गया रेस्पॉन्सिबिलिटी मूव्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। पॉइंट क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट डिफरेंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डेलीगेशन। अथॉरिटी को हम लोग डेलीगेट कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते। कुछ हद तक कर सकते हैं, लाइक मेरे मैनेजर ने मुझे कोई काम दिया है एंड मैंने अपने सबऑर्डिनेट को काम दिया है, लेकिन एक्चुअल में आकर एक सबऑर्डिनेट ऐसा होगा जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकता होगा, उसे वो काम खुद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं, ओरिजिन। यहां पर जो आपकी जो अथॉरिटी है वो कहां पर ओरिजिनेट होती है? फॉर्मल पोजीशन पर। कहां पर ओरिजिनेट होती है? फॉर्मल पोजीशन पर। एंड यहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहां ओरिजिनेट होती है? सीनियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप पर। कहां पर? सीनियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप पर। उसके बाद बात करते हैं एसेंस की। अथॉरिटी इज टू गेट डिसीजंस इंप्लीमेंटेड। अगर आप लोग आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके डिसीजंस को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो वहां पर आपको अथॉरिटी की जरूरत है। एंड वही अगर आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो अगर आप लोग आपकी ड्यूटीज को फॉलो करवाना चाहते हैं तो वहां पर आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी काम में आती है। अगर आप आपके काम को टाइमली कंप्लीट करना चाहते हैं तो वहां पर आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है। आई होप यहां पर आप लोगों को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ आया है। एंड यहां पर आगे बढ़ते हैं, अपने थर्ड एलिमेंट की बात करते हैं विच इज अकाउंटेबिलिटी। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? यहां पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। पहला एलिमेंट था रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा एलिमेंट था अथॉरिटी, तीसरा एलिमेंट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को अगर मैं सिंगल वर्ड में समझाऊं तो दैट विल बी आंसरेबिलिटी, यानी कि आप किसको आंसरेबल हैं, दैट विल बी टर्म्ड एज अकाउंटेबिलिटी। लाइक मैं किसी के लिए काम कर रही हूं, मेरा सुपीरियर है मिस्टर एक्स, तो मैं क्या करूंगी? मैं बोलूंगी कि मैं किसके लिए अकाउंटेबल हूं? मिस्टर एक्स के लिए। मैं कुछ भी अच्छा काम कर रही हूं, कुछ भी बुरा काम कर रही हूं, आंसरेबल किसको हूं? मिस्टर एक्स को, क्योंकि उसने मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसने मुझे अथॉरिटी दी काम करने की। अब मैं मेरा काम कर रही हूं, काम करने के बाद किसको बताऊंगी? मिस्टर एक्स को। तो यहां पर ये डिटरमाइन करता है अकाउंटेबिलिटी को कि मैं किसको आंसरेबल हूं। पॉइंट क्लियर है? दिस इज द टर्म व्हिच इज आंसरेबल। अब बात करते हैं यहां पर फीचर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी की। क्या क्या फीचर्स है? अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू अदर पर्सन। हम लोग हमारी अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं अगर किसी सुपीरियर के लिए काम कर रही हूं तो आंसरेबल भी मैं ही हूं, या फिर मैं किसी और को कह सकती हूँ कि मेरे बिहाफ पर आंसर वो करेगा। ऐसा नहीं है। काम अगर मैं कर रही हूं तो आंसरेबल भी मैं ही होंगी। इट इज ओनली टुवर्ड्स द डेलीगेटर। अब आंसरेबल भी किसको होंगी? जिसने मुझे काम करने के लिए दिया, यानी कि मेरे डेलीगेटर के लिए मैं आंसरेबल हूं। पॉइंट क्लियर हो रहा है? इट्स बेस इज सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। इसका बेस क्या है?
सीनियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। मैं किसी की सबऑर्डिनेट हूं, मेरा कोई सुपीरियर है, मेरे सुपीरियर ने मुझे काम करने के लिए दिया है, इसीलिए ये रिलेशनशिप है, इसीलिए मैं वहां पर आंसरेबल हूं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर इट ओरिजिनेट्स बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी आई क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड काम करने की अथॉरिटी दी है, इसीलिए मुझे किसी को आंसर करना पड़ेगा। मीनिंग क्लियर हुआ अकाउंटेबिलिटी का? आंसरेबिलिटी विल बी टर्म्ड एज आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी। किसी को आंसर करना, किसी के लिए आंसरेबल होना आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी के अंदर आता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है, फीचर्स क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोगों ने तीनों ही एलिमेंट्स की बात कर ली है। कौन कौन से थे मेरे तीनों एलिमेंट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के? पहला था मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड था अथॉरिटी एंड थर्ड था मेरा अकाउंटेबिलिटी। तीन ही एलिमेंट्स है मेरे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के। अब यहां पर बात करते हैं कि अगर मुझे डेलीगेशन करना है, मुझे मेरे वर्कलोड को डिवाइड करना है लोगों के साथ, अथॉरिटी को ट्रांसफर करना है, तो उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करने पड़ेंगे? सो हियर आर सम स्टेप्स, रीड करेंगे एंड समझेंगे। पहला स्टेप है आप लोगों का, सबसे पहले उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उसको कोई जॉब करने के लिए दो। जैसे ही जॉब दोगे आपको उसको पावर देनी पड़ेगी डिसीजंस को लेने की, यानी कि उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी। एंड जैसे ही आप अथॉरिटी दे देंगे, थर्ड आप लोगों का क्या है, अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, यानी कि आपको उसको कहना पड़ेगा जैसे ही ये काम कंप्लीट हो जाए आपको आकर मुझे बताना है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। स्टेप्स क्लियर है? क्या क्या स्टेप्स है, अच्छे से एक एक स्टेप को डिटेल में समझते हैं। पहला स्टेप है असाइनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या बोला गया है कि कोई भी ऐसा ऑफिसर नहीं है जो हर काम को अकेले बैठकर खुद ही कर ले। उसके लिए अगर वो सारे काम खुद करेगा तो उसके लिए वर्कलोड काफी बढ़ जाएगा एंड ऐसे में आपकी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम नहीं कर सकती। तो अपने वर्कलोड को कम करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपने वर्कलोड को डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पर करना पड़ेगा डिवीजन ऑफ वर्क। एंड जब आप डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं एंड कोई टास्क, कोई काम किसी अदर पर्सन को करने के लिए देते हैं, तो वो टास्क, वो जॉब, वो काम ही आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जिसको जो जॉब असाइन की गई उसके लिए वो जो भी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यही है आप लोगों की फर्स्ट स्टेप। किसका फर्स्ट स्टेप? प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले आपको आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप क्या है? ग्रांटिंग अथॉरिटी। जैसे ही आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको ये काम करना है, आपको सेल्स को इंक्रीज करना है, दिस इज योर टास्क, तो वहां पर आपको उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, इतनी पावर देनी पड़ेगी कि वो आपके लिए कुछ डिसीजंस ले सके। अगर उसको सेल्स को इंक्रीज करना है तो उस सेल्स को इंक्रीज करने के लिए वो कुछ डिसीजंस खुद से ले पाए कि यहां पर मुझे जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा सेल्समैन की रिक्वायरमेंट है, कुछ एक्स्ट्रा स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, तो वो उन एक्स्ट्रा स्टाफ के लिए उनकी हायरिंग कर सके, इतनी अथॉरिटी उनके पास होनी चाहिए। तो सेकेंड स्टेप क्या है? ग्रांटिंग अथॉरिटी, उनको अथॉरिटी देना, उनको पावर देना उस टास्क से रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेने की। लास्ट थर्ड स्टेप क्या है यहां पर आप लोगों का? फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। हम लोगों ने क्या करना है, मैंने किसी को कुछ काम करने के लिए दिया एंड उसको बोला इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन है आप ले सकते हैं। एंड थर्ड काम मैं क्या करूंगी कि जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाए आकर मुझे बताना। तो आकर आप मुझे बताएंगे, यानी कि आप लोगों की क्या डिसाइड किए मैंने यहाँ पर, क्या फिक्स किया? अकाउंटेबिलिटी। क्या फिक्स की है? अकाउंटेबिलिटी। सो दिस इज द अकाउंटेबिलिटी एंड दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ योर प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आई होप ये पूरा प्रोसेस आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, कोई भी डाउट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आगे बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, कि अगर मैं मेरे टास्क को डिवाइड कर रही हूं लोगों के बीच में, तो क्या इससे मुझे कुछ फायदा होने वाला है या फिर नहीं। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस को पढ़ना। फर्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। यहां पर क्या होगा, अगर मैं अपने काम को डिवाइड कर रही हूं लोगों के साथ, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर रही हूं, तो वहां पर मेरी मैनेजमेंट के अंदर इफेक्टिवनेस आएगी, मेरे काम टाइम पर कंप्लीट होंगे। अगर मैं इकलौती मैनेजर ही सारा काम करती रहूंगी तो क्या मेरे काम टाइम पर कंप्लीट हो पाएंगे? क्या उतनी एफिशिएंसी उसके अंदर होगी? नहीं। इसीलिए मैं मेरे कुछ टास्क को डिवाइड करती हूँ लोगों के साथ, ताकि मेरे काम जो है डिवाइड हो जाए लोगों के पास एंड मेरा वर्कलोड कम हो जाए एंड जो कोई मेरी क्रिटिकल सिचुएशन बनती है उस सिचुएशन के साथ मैं डील कर लूंगी। बाकी छोटे छोटे काम मैंने लोगों के साथ डिवाइड कर लिए ताकि मेरी मैनेजमेंट अच्छे से इफेक्टिवली चल सके। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट।
डेलीगेशन के अंदर क्या होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं एम्प्लॉयज के साथ शेयर करती हूँ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनको अथॉरिटी भी दी जाती है कि कुछ डिसीजंस आप लोग ले सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आपके यहाँ पर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं वो अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट का यूज करते हैं डिसीजंस को लेने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे में आपके जो एम्प्लॉयज है उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, वहां पर उनके एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होता है, वो अपने स्किल्स, अपने टैलेंट का यूज करके एक एक्सपीरियंस पर्सन बनते हैं, अपने अंदर एक्सपर्टीज लाते हैं, जिससे हमारे एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होता है। सो दिस वाज अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है यहाँ पर मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इस पॉइंट के अंदर क्या बोला गया है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर मैंने किसी एम्प्लॉय को अपना काम करने के लिए दिया एंड उस काम को करने के लिए कुछ डिसीजन अगर उसने लेने तो वो उन डिसीजंस को भी ले सकता है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड फील करता है, वो अपनी जॉब को परफॉर्म करके सेटिस्फाई होता है, मोटिवेट होता है कि हाँ मैंने मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये डिसीजन लिया था एंड ये डिसीजन फ्रूटफुल था, ये डिसीजन बहुत अच्छा साबित हुआ मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इन चीजों से, ऐसे रिजल्ट से मेरे जो एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी मोटिवेटेड फील करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है यहाँ पर फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। अब अगर मैं एक इकलौती मैनेजर हूं मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, हर काम सेल्स का हो, प्रोडक्शन का हो, मार्केटिंग का हो, फाइनेंस का हो, हर काम मुझे अकेले को करना पड़ रहा है, तो क्या यहां पर मैं अकेले ही पूरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड कर सकती हूँ? जो ग्रोथ मेरी ऑर्गेनाइजेशन की है वो स्टक हो जाएगी। जैसे ऑर्गेनाइजेशन 10 साल पहले चल रही थी वैसे ही 10 साल बाद भी चलेगी। तो यहां पर जो मेरी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, जहां पर मैं अपना काम दूसरों से करवा सकती हूँ विद द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, उससे क्या होगा, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि मैं अपना काम डिवाइड करती चली जाऊं, मेरे पास टाइम बचता चला जाएगा एंड मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज देख सकती हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है यहाँ पर बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। यहां पर जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, मेरी मैनेजमेंट की हायरार्की पर डिपेंड करती है। हायरार्की मतलब आप लोगों की यहां पर रिलेशनशिप, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिलेशनशिप किस तरीके से मेंटेन्ड है, लाइक टॉप टू बॉटम। अब यहां पर एक सुपीरियर है, सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा एंड जॉब देगा। जो सबऑर्डिनेट था वो भी किसी का सुपीरियर है, वो अपने सबऑर्डिनेट को काम देगा। तो यहां पर क्या होता है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, आपकी जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, जब आपकी अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है वो आपकी मैनेजमेंट की हायरार्की को देख करके किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है यहाँ पर बेटर कोऑर्डिनेशन। जो हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है ये एक प्रोसेस है जहां पर 3 चीजों के बीच में कोऑर्डिनेट कराया जाता है। कैसे, जितनी जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही उसको हम लोगों को क्या देनी पड़ेगी, अथॉरिटी। एंड जब मैंने उसको अथॉरिटी दे दी है तो उस सभी अथॉरिटी के आंसरेबल वो मुझको है। जिसको जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको उतनी अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी एंड जितनी उसकी अथॉरिटी है उतनी हर एक चीज के लिए वो मुझको आंसरेबल भी है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक प्रोसेस है जहां पर रिलेशन बनाया जाता है तीनों ही एलिमेंट के बीच में, विच इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। एम्प्लॉय को क्या होता है, क्लैरिफिकेशन मिलता है यहाँ पर कि हाँ ये मेरी ड्यूटी है, जो ड्यूटी को मुझे परफॉर्म करना है एंड इस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए मुझे ये स्पेसिफिक डिसीजंस लेने की पावर है, मैं मेरे डिसीजंस को ले सकती हूँ एंड जैसे ही मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा मैं इजीली अपने सुपीरियर को क्या कर सकती हूँ, आंसर कर सकती हूँ, अपने सुपीरियर को अपने रिजल्ट्स बता सकती हूँ। तो यहाँ पर ये तीनों ही एलिमेंट के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर लीड्स टू क्विक एंड बेटर डिसीजंस। यहाँ पर यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छे एंड क्विक डिसीजंस ले सकते हैं। कैसे, जो आपका काम है आपको बेटर पता है कि इससे रिलेटेड क्या डिसीजंस लिए जाने चाहिए। जो काम मैं कर ही नहीं रही हूं उन काम से रिलेटेड मैं डिसीजंस कैसे ले सकती हूँ। मैंने मेरा काम किसी और पर्सन को दे दिया, अब उस काम को करते करते उस पर्सन को समझ आ रहा है कि हाँ इस काम से रिलेटेड ये डिसीजंस लिए जाने चाहिए। तो हम लोगों ने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर क्या किया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, उतनी ही अथॉरिटी दी कि हाँ इस काम से रिलेटेड डिसीजंस आप लोग ले सकते हैं। इसीलिए बोला गया यहाँ पर आप लोगों के क्विक एंड बेटर डिसीजंस होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, कंटिन्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर एक रिलेशनशिप मेंटेन की जाती है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट की। तो जो सबऑर्डिनेट होता है वो रेगुलरली इंस्ट्रक्शंस ले रहा होता है अपने सुपीरियर से। कोई पर्सन है किसी के अंडर अगर वो काम कर रहा होता है तो वो हर एक चीज ऑब्जर्व करता है। क्या चीजें ऑब्जर्व करता है कि मेरा सुपीरियर किस तरीके से इन सिचुएशंस के साथ हैंडल करता है,
किस तरीके से इन सिचुएशंस के साथ डील करता है। तो वो सबऑर्डिनेट एक दिन क्या करता है, हर एक चीज ऑब्जर्व करने के बाद अपने सुपीरियर की हर एक हरकत को जान लेता है कि सुपीरियर किस समय क्या करता है, किस समय क्या नहीं करता। तो इन केस कभी ऐसा होता है कि आपका सुपीरियर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा रहा है, तो वहां पर सबऑर्डिनेट इतना परफेक्ट हो चुका है उसके अंडर काम करके कि वो अपने सुपीरियर की पोजीशन अच्छे से ले सकता है। इसीलिए यहां पर बोला है कंटिन्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई सुपीरियर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा भी रहा है तो उसके प्लेस पर वो सबऑर्डिनेट उस जगह को लेकर बिजनेस की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सकता है। सो दिस वाज अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये सभी आप लोगों की इंपॉर्टेंस थी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। आई होप हर एक पॉइंट, हर एक इंपॉर्टेंस आप लोगों को क्लियर है एंड आप लोग अग्री करते होंगे। अगर आप रियल लाइफ के साथ रिलेट करेंगे तो डेलीगेशन से हमें ये हर एक फायदा होता है। पॉइंट क्लियर है? जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस के पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इज हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से चलेगी अगर मैं मेरे काम को लोगों के साथ डिवाइड कर लूं। पॉइंट क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, मैं मेरे काम किससे करा रही हूं, एम्प्लॉयज से। तो वहां पर किसकी स्किल्स, किसके टैलेंट यूज होंगे, एम्प्लॉयज के। तो अल्टीमेटली वहां पर क्या होगा, मेरे एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होगा एंड साथ ही मेरे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड फील करेंगे। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या आती है, यहां पर आप लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी क्योंकि यहां पर आप लोगों के पास इतना स्टाफ है जो आप लोगों के काम को डिवाइड करके आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहा है एंड वहां पर अच्छे अच्छे डिसीजंस ले रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को आपकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हायरार्की के बेस पर आपके कामों को डिवाइड किया जाता है, उनको अथॉरिटी दी जाती है एंड उनको आंसरेबल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर आप लोगों का, नेक्स्ट वन इज बेटर कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर आप लोगों के तीन एलिमेंट है, तीनों के ही बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। कौन कौन से तीन एलिमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, लीड्स टू क्विक एंड बेटर डिसीजन। हर पर्सन को उससे काम से रिलेटेड मैंने उसको पावर दे रखी है कि आप लोग इस काम से रिलेटेड आपके डिसीजंस खुद ले सकते हो। तो वहां पर क्या होगा, मेरे डिसीजंस बेटर भी होंगे एंड क्विक डिसीजन मेकिंग भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट दोनों साथ बैठकर काम कर रहे हैं तो सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर की हर हरकत को नोटिस करता है एंड एक दिन ऐसा आता है जब सुपीरियर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा रहा होता है तो वहां पर जो सबऑर्डिनेट होता है वो हर चीज जब ऑब्जर्व कर रहा था तो सुपीरियर के हर एक काम को वो सीख चुका है। अब इनके सुपीरियर जा रहा है छोड़कर तो सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर की जगह ले सकता है एंड अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सकता है। तो यहां पर हम लोगों का डेलीगेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है बहुत अच्छे से कंप्लीट। आई होप यहां पर डेलीगेशन से रिलेटेड हर एक चीज आप लोगों को क्लियर है, चाहे उसका मीनिंग है, चाहे उसके एलिमेंट्स है, चाहे उसकी इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं विच इज डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हम लोगों का यहाँ पर, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन एक्सटेंडेड फॉर्म है मेरे डेलीगेशन की। डेलीगेशन में क्या होता है, जिसको जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है उतनी अथॉरिटी दे दो अपने सिर्फ एक इमीडिएट सबऑर्डिनेट को। पॉइंट क्लियर है? मेरा सबऑर्डिनेट ये है तो मैंने बस इसको अपनी क्या दी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है काम को करने की। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दी जाती है, अथॉरिटी तो दी जाती है, लेकिन यहां पर जो अथॉरिटी होती है वो किसी एक पर्सन को नहीं, लोवेस्ट लेवल वाले पर्सन तक आपकी अथॉरिटी को डिवाइड किया जाता है। यही है आप लोगों का डिसेंट्रलाइजेशन। मेरे साथ साथ मीनिंग पढ़ेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जितनी भी अथॉरिटी है एक्सेप्ट वन विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जितनी भी अथॉरिटी है सिर्फ उसको छोड़ के जो सिर्फ आपके हाथ में रहनी चाहिए, उस चीज को छोड़ के बाकी जितनी भी अथॉरिटी है उसको आप लोग कहां पर ट्रांसफर करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर करते हैं, वो भी परमानेंटली। एंड कौन से सबऑर्डिनेट्स को, लोएस्ट लेवल वाले सबऑर्डिनेट्स तक आप लोग अथॉरिटी को ट्रांसफर करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो नंबर ऑफ सेंटर्स है फॉर टेकिंग डिसीजन इंक्रीजेस। यहां पर क्या होते हैं, डिसीजंस लेने वाले पर्संस बढ़ जाते हैं। डेलीगेशन में क्या होता था, डिसीजंस लेने वाले लोग लिमिटेड होते थे, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हर कोई डिसीजन ले सकता है। खाली एक डिपार्टमेंट, खाली एक पर्सन ही नहीं, हर कोई डिसीजन ले सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन।
आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस की। तो यहां पर हेनरी फ्यूल कहते हैं एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन। जहां पर आप लोग आपके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज की इंपॉर्टेंस को बढ़ाना चाहो, आपके एम्प्लॉयज की वैल्यू को करना चाहो, वहां पर हम लोग बोलते हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन है। मीनिंग क्लियर हुआ? यहां पर बोला गया है जब कभी भी आप अपना सब कुछ सबऑर्डिनेट्स को सौंप देंगे वो है डिसेंट्रलाइजेशन, वहीं अगर सब कुछ आप अपने कंट्रोल में रखेंगे दैट विल बी टर्म्ड एज सेंट्रलाइजेशन। किसने बोली ये बात? आपके हेनरी फ्यूल ने। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं केट डेविस ने क्या बोली, डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी को वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्मॉलेस्ट यूनिट तक, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एक सबऑर्डिनेट तक है लेकिन अथॉरिटी सबके पास है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है केट डेविस ने। उन्होंने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे मेरे एक सबऑर्डिनेट के पास है लेकिन अथॉरिटी हर किसी के पास है। This will be termed as decentralization. And Louis Allen क्या बोलते हैं? Decentralization refers to the systematic efforts to delegate to the lowest level all authority. Decentralization का क्या मतलब है? जब आप आपकी अथॉरिटी सिर्फ उस पर्सन को नहीं जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है बल्कि हर पर्सन को, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हर पर्सन के पास अगर डिसीजंस लेने की पावर है दैट विल बी टर्म्ड एज, दैट विल बी कंसीडर्ड अंडर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। पॉइंट क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे जब हम चीजें पढ़ेंगे आई होप एंड आई थिंक आप लोगों के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा एंड आना भी चाहिए कि डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या रहा। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों को ये डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैंने इसके अंदर एक डिफरेंस को भी रखा हुआ है जिस डिफरेंस को पढ़ने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के? ये डेलीगेशन की एक्सटेंडेड फॉर्म है, यानी कि अगर मैं डेलीगेशन को थोड़ा एक्सपैंड कर दूं दैट विल बी कवर्ड अंडर डिसेंट्रलाइजेशन। ये सबऑर्डिनेट्स के रोल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। क्या करता है? ये अपने एम्प्लॉयज को थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, उनको भी अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट कंसीडर करता है। उसके बाद ये एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलता है। ये प्रोसेस जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट ये हमारे वर्कलोड को कम कर देते हैं। किसके वर्कलोड को? मैनेजर के वर्कलोड को। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि यहां पर डिसीजंस वो लोग लेंगे जो डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने वाले हैं एंड अलोंग विद इट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर किया जाएगा। अथॉरिटी तो आप लोग दे रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको देनी पड़ेगी। डेलीगेशन में क्या होता था? पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती थी फिर अथॉरिटी, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी आपने पहले दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग बाद में दे रहे हैं। आई होप यहां पर हर एक कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को क्लियर है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? डेलीगेशन का एक्सटेंडेड फॉर्म ही मेरा डिसेंट्रलाइजेशन है। यहां पर आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनकी ज्यादा वैल्यू की जाती है, उनकी इंपॉर्टेंस को समझा जाता है एंड यहां पर जो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन है उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर आपका डिसेंट्रलाइजेशन आप लोगों का एप्लीकेबल है एंड आप लोगों के वर्कलोड को यहां पर डिवाइड किया जाता है बिटवीन या फिर अमंग ऑल द मैनेजर्स। उसके बाद जो भी डिसीजंस है वो ही लोग लेंगे जो उसको इंप्लीमेंट करने वाले। एंड द लास्ट फीचर इज यहां पर अगर आप लोग अथॉरिटी दे रहे हैं तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको वहां पर ट्रांसफर करनी पड़ेगी। आई होप यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग एंड डिसेंट्रलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों ही चीजें क्लियर है। स्टार्ट करेंगे यहां पर पढ़ना द डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। डिफरेंस आपको वही वर्टिकल फॉर्म में मिलने वाला है। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बेसिक सा डिफरेंस समझाना चाह रही हूं यहां पर बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। जनरली होता क्या है, लोग डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को सेम ही समझते हैं। कहीं डेलीगेशन बोल रहे हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन बोल देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोल रहे हैं तो डेलीगेशन बोल देते हैं। यानी कि ये क्या समझते हैं कि डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्पल देखते, एग्जाम्पल समझते, वहां पर आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक डिपार्टमेंटल मैनेजर है, यानी कि सब डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है। वो क्या कहता है कि आप लोगों को एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना है। कौन से एम्प्लॉयज को? प्रोडक्शन एम्प्लॉयज को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉयज को हायर करना है तो वो कुछ इंस्ट्रक्शन देता है कि आप लोग किसको हायर कर सकते हैं? उनको जो 20,000 से कम की पेपर आने के लिए अग्री करते हैं। किस डिपार्टमेंट के अंदर? आप लोगों के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। तो
इट विल बी टर्म्ड एज, इट विल बी कंसीडर्ड अंडर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यहां पर आपने क्या किया, आप मैनेजर तो हर किसी डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन आपने एक डिपार्टमेंट चूज किया, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज हायर करने हैं, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हुई। अब उसने क्या कहा, आप हर उस पर्सन को हायर कर सकते हो जो आप 20,000 से कम की पे पे हायर कर सको। तो ये उसको अथॉरिटी दी कि जो भी 20,000 से कम की पे पर मानता है आप उसको हायर कर सकते हो, ये उसको अथॉरिटी मिल गई। तो दैट विल बी कवर्ड अंडर डेलीगेशन। लेकिन वहीं अगर हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं कहा गया होता, हर किसी डिपार्टमेंट को कहते कि आप लोग आपके यहाँ पर एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हो। यही चीज यहाँ पर लिखी है, ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ द फैसिलिटी ऑफ अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज इज गिवन टू द मैनेजर ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स इट विल बी कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर ये बात हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को बोली जाती तो ये होता मेरा डिसेंट्रलाइजेशन। यहां पर क्या हुआ, एक डिपार्टमेंट को चूज किया एंड वहां पर बोला कि आप एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हो। एक डिपार्टमेंट चूज किया यानी कि लिमिटेड हम लोगों ने स्कोप रखा, तो वो था मेरा डेलीगेशन। अगर मैं कहती सबके लिए अलाउड है, आप अपने अपने एम्प्लॉयज हायर कर सकते हो, वो होती मेरी डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप यहां से इस सेंटेंस से, इस छोटे से एग्जाम्पल से आप लोगों को डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिक डिफरेंस तो क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या लिखा है, इफ द डिपार्टमेंटल मैनेजर असाइंस दिस अथॉरिटी टू अ सब मैनेजर ऑफ हिज डिपार्टमेंट इट विल बी एक्सटेंशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। वही बात जो हम लोगों ने पढ़ी, अगर ये हर किसी डिपार्टमेंटल मैनेजर को बोली जाती तो ये आप लोगों की डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आ जाती। तो एक और सेंटेंस वहां पर इंपॉर्टेंट लिखा है, क्या लिखा है यहां पर, इट इज सेड दैट इफ वी डेलीगेट द अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई इट बाय 2। अगर हम डेलीगेशन में हैं तो हम सिर्फ मल्टीप्लाई 2 करते हैं, यानी कि 1 से भले 2। लेकिन अगर हम लोग डिसेंट्रलाइज करते हैं वी मल्टीप्लाई विद मैनी, यहां पर हम 2 नहीं है, हम लोग क्या हैं, बहुत सारे हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अगर हम लोग डेलीगेशन कर रहे हैं वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद 2, लेकिन अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन करें वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद मेनी। अब बात करते हैं यहाँ पर डिटेल डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, ये डिफरेंस आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। काफी बार अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखोगे तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डिफरेंस को समझना। पहली चीज है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि डेलीगेशन के अंदर कितनी अकाउंटेबिलिटी है। डेलीगेशन के अंदर अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी कह लो या अकाउंटेबिलिटी कह लो, वो किसके पास होती है, डेलीगेटर के पास होती है। किसके पास होती है, डेलीगेटर के पास होती है। हम लोग अकाउंटेबिलिटी को किसी और के पास ट्रांसफर नहीं कर सकते। एंड डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर देयर इज ट्रांसफर ऑफ अकाउंटेबिलिटी विद अथॉरिटी। यहां पर हम लोग अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपल सी टर्म्स है, डेलीगेशन के अंदर अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं हो सकती, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर हो सकती है। सेकंड है यहां पर कंट्रोल। यहां पर डेलीगेटर कंटिन्यूज हैविंग द कंट्रोल ओवर हिज सबऑर्डिनेट्स। डेलीगेशन के अंदर क्या होता है, आप लोगों ने चाहे रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर दी है, लेकिन फिर भी कंट्रोल किसके पास होता है, डेलीगेटर के पास होता है, यानी कि आपके सुपीरियर के पास होते हैं। वहीं अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी, मतलब अब आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। दोबारा से मेरे साथ साथ डिफरेंस दोबारा अच्छे से समझ लो। पहला पॉइंट था अकाउंटेबिलिटी का, कि क्या डेलीगेशन में अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर हो सकती है, द आंसर इज नो। क्या डिसेंट्रलाइजेशन में ट्रांसफर हो सकती है, द आंसर इज यस। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कंट्रोल। क्या कंट्रोल है, अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आपके एम्प्लॉयज को ट्रांसफर की है तो यहां पर फिर भी आप ही का कंट्रोल है उनके कामों पर। कहां पर, डेलीगेशन के अंदर। एंड वही डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दिया है तो अब आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, अब वो चीजें आप लोगों के लिए पराई हैं। नेक्स्ट है कंपल्शन। डेलीगेशन इज एसेंशियल इन ऑल एंटरप्राइजेस बिकॉज द मैनेजर हैज टू डेलीगेट द अथॉरिटी। कंपल्शन की बात करते हैं, डेलीगेशन के अंदर हम लोगों को अथॉरिटी को ट्रांसफर करना ही पड़ता है, क्योंकि कोई ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पर मैनेजर अकेला ही काम कर पाए। वहां पर उस मैनेजर को अपना थोड़ा बहुत काम डिवाइड करना ही पड़ता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन कंपल्शन नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन कंपलसरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि मैं हर रेस्पॉन्सिबिलिटी हर पर्सन को दूं।
हर अथॉरिटी हर पर्सन को दूं? दिस इज नॉट कंपल्सरी। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने पास भी रख सकती हूँ, छोटे मोटे मैं काम करा लूंगी, मैं क्यों किसी को अथॉरिटी दूं? तो इसीलिए बोला गया डेलीगेशन तो कंपल्सरी है, काम करवाना तो कंपल्सरी है, लेकिन हर किसी को पावर देना कंपल्सरी नहीं है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन कंपल्सरी नहीं है। थर्ड डिफरेंस क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है परमानेंसी इन ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन के अंदर जो हम अथॉरिटी को ट्रांसफर करते हैं वो टेम्परेरी होता है, यानी कि मैंने कुछ काम अगर किसी को करने के लिए दिया है तो उतनी ही अथॉरिटी भी मैंने दी है, जैसे ही उसका काम खत्म हो गया उसकी अथॉरिटी खत्म। तो यहां पर क्या बोला है, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टेम्परेरी है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जैसे ही आपने अथॉरिटी दी है वो अथॉरिटी उसकी परमानेंट है, क्योंकि अभी हमने उसे काम नहीं बताया, सिर्फ उसको अथॉरिटी दी है, वो जब चाहे अपनी उस अथॉरिटी का यूज कर सकता है। ये है आप लोगों का नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद बात करते हैं स्कोप की। हमारा जो डेलीगेशन है इसका लिमिटेड स्कोप है एंड डिसेंट्रलाइजेशन का वाइड स्कोप। नेक्स्ट है यहाँ पर रिलेशन बिटवीन डेलीगेटर एंड डेलीगेटी। डेलीगेट इज द नियरेस्ट सबऑर्डिनेट ऑफ द डेलीगेटर। यहाँ पर रिलेशन पूछा गया है आपके डेलीगेटर एंड डेलीगेट का। क्या रिलेशन है? ये दोनों आपस में सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट है, ये दो पर्सन के बीच का रिलेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन में बात करें, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके पास अथॉरिटी है एंड जो डेलीगेटर है वो जनरल मैनेजर है, यानी कि वो मैनेजर है जो सबको अथॉरिटी दे रहा है। हैंस इट इज अ रिलेशन अमंग द टॉप मैनेजमेंट एंड वेरियस डिपार्टमेंट। इसीलिए बोला गया ये यहाँ पर दो लोगों के बीच का रिलेशन नहीं है, बल्कि एक जनरल मैनेजर का रिलेशन बाकी सब डिपार्टमेंट्स के साथ है। ये एक टॉप मैनेजर का रिलेशन काफी सारे डिपार्टमेंट्स के साथ है। पॉइंट क्लियर है? यहाँ पर डिफरेंस अच्छे से समझ आ रहा है। 6 पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए हैं, 3 पॉइंट्स आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डेलिबरेट पॉलिसी। डेलीगेशन के अंदर जो आप लोगों की जो अथॉरिटी ट्रांसफर की जाती है वो रूटीन वर्क के लिए की जाती है, कि आप लोग डेली जो भी काम कर रहे हैं उन काम को करने के लिए आप लोगों को जो डिसीजन लेने पड़े उतनी ही अथॉरिटी आपके पास है, ना कि यहाँ पर आप लोग कोई पॉलिसी बना सकते हैं, कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम आप लोग यहाँ पर नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर ये लोग पॉलिसी बनाने में हेल्प करते हैं, टॉप मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद डिपेंडेंस है। डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर डेलीगेशन। अगर आपको डेलीगेशन करना है तो ऐसा जरूरी नहीं है वहां डिसेंट्रलाइजेशन भी हो, लेकिन जहां डिसेंट्रलाइजेशन है वहां डेलीगेशन होना ही पड़ेगा, यानी कि अथॉरिटी है तो आपको काम भी देना पड़ेगा। यहां पर काम दे रहे हो, अथॉरिटी दो चाहे ना दो। पॉइंट क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब क्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सेंटर। अ सबऑर्डिनेट डज नॉट बिकम अ सेपरेट प्रॉफिट सेंटर बिकॉज ऑफ डेलीगेशन। अगर आप किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो वो एक ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको अलग से प्रॉफिट कमा कर देगा। इट मींस देयर इज नो क्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सेंटर अंडर इट। डेलीगेशन के अंदर कोई सेपरेट प्रॉफिट सेंटर नहीं होता, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हर कोई अपना सेपरेट प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है, हर कोई अपना एक सेपरेट प्रॉफिट सेंटर बनाता है। पॉइंट क्लियर है? यही था डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। क्विक रिवीजन करते हैं। यहाँ पर पहला डिफरेंस था कि डेलीगेशन के अंदर अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर किया जा सकता है। कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर यानी कि डेलीगेशन के अंदर आप लोग चाहे रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी दे दो फिर भी कंट्रोल आपके हाथ में है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ऐसा नहीं है। कंपल्शन की बात करते हैं तो डेलीगेशन हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर किसी मैनेजर के लिए कंपल्सरी है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस है परमानेंसी इन ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन के अंदर आप लोगों की जो अथॉरिटी ट्रांसफरेबिलिटी है वो टेम्परेरी है, आपका काम जैसे ही पूरा होगा आप अथॉरिटी वापस ले सकते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आप लोगों की अथॉरिटी की जो ट्रांसफरेबिलिटी है वो परमानेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्कोप की बात करते हैं। डेलीगेशन का लिमिटेड स्कोप है एंड डिसेंट्रलाइजेशन का वाइडर स्कोप है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? रिलेशन बिटवीन डेलीगेटर एंड डेलीगेटी। इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है दो लोगों के बीच का, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ये रिलेशन है काफी सारे लोगों के बीच का विद द टॉप मैनेजमेंट। पॉइंट क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज डेलिबरेट पॉलिसी। डेलीगेशन के अंदर डेली रूटीन से रिलेटेड डिसीजंस लिए जा सकते हैं एंड डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर टॉप लेवल वाले डिसीजंस आप लोग ले सकते हैं जो टॉप मैनेजमेंट लेती है, लाइक पॉलिसीज बनाना, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, बजट डिसाइड करना, ये सब चीजें।
उसके बाद डिपेंडेंस की बात करें तो डेलीगेशन होने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के लिए डेलीगेशन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सेंटर की बात करें तो आप लोगों का जो डेलीगेशन है इसके अंदर कोई भी सेपरेट प्रॉफिट सेंटर नहीं होता, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर सेपरेट प्रॉफिट सेंटर होता है। आई होप यहां पर आप लोगों को डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर है बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडिकेटर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन है या फिर नहीं? पता लगाने के लिए यहां पर आप लोगों को कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं, लाइक व्हाट? अथॉरिटी टू अपॉइंट द एम्प्लॉयज। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे, वहां पर देखेंगे कि क्या यहां पर हर कोई अपने एम्प्लॉयज को हायर कर सकता है? अगर कर सकता है तो आपको समझना है कि यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन है। नेक्स्ट इंडिकेटर क्या होगा? अथॉरिटी टू इंक्रीज पे। अगर आपके हाथ में ये पावर है कि आप आपके सबऑर्डिनेट्स की पे को इंक्रीज कर पाओ, तो आपको समझना है कि यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन है। नेक्स्ट क्या है? अगर आप किसी का प्रमोशन कर पाओ, आप लोग गुड्स को परचेज कर पाओ, मशीन्स परचेज कर पाओ, सेल्स ऑर्डर कर पाओ एंड साथ ही अप्रूवल कर पाओ किसी भी ट्रेवल एक्सपेंसेस का, अगर ये डिसीजंस आप लोग खुद से ले पा रहे हैं तो यानी कि आपको समझना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन है। अब यहां पर क्या होता है, एक एलन थे जिन्होंने कहा अगर ये 3 इंडिकेटर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको समझना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन है। कौन कौन से 3 इंडिकेटर्स हैं? व्हाट काइंड ऑफ अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, कि आपको किस तरीके की अथॉरिटी दी गई है। कौन सी अथॉरिटी हो सकती है? जो काम मुझे दिया गया है सिर्फ उस काम को करने की अथॉरिटी है, या मैं कोई भी डिसीजन ले सकती हूँ, प्रमोशन कराना है, किसी को हायर करना है, सेल्स करनी है, एक्सपेंस का बजट यहाँ पे डिसाइड, अगर मैं ये सब डिसीजन भी ले सकती हूँ तो वहां पर मुझे समझना है कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन है। नेक्स्ट क्या था यहाँ पर? हाउ फार डाउन इट इज डेलीगेटेड। मुझे देखना है कि कितनी दूर तक ये जो आपकी डेलीगेशन है ये फैली हुई है। क्या एक ही एम्प्लॉय को दे रखी है, 2 एम्प्लॉय को दे रखी है, या सभी एम्प्लॉय को दे रखी है? अगर सभी एम्प्लॉय को दे रखी है तो आपको समझना है हाँ यहां पर भी डिसेंट्रलाइजेशन है। थर्ड क्या था इंडिकेटर? हाउ कंसिस्टेंटली इट इज डेलीगेटेड, कि क्या ये जो डेलीगेशन है, क्या ये जो अथॉरिटी दी गई है ये टेम्परेरी है या परमानेंट है? अगर परमानेंट है तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन है, अगर टेम्परेरी है तो समझना है दिस इज जस्ट अ नॉर्मल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पॉइंट क्लियर हो रहा है? इंडिकेटर समझ आए कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन है या फिर नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं? यहां पर फर्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या साइज है ये डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना डिसेंट्रलाइजेशन है। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत मेजर फैक्टर है। जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज होता है वो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पर कितनी लेबर है एंड कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, कितनी मशीन है, ये डिसाइड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है। जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन। पॉइंट क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। मैनेजरियल आउटलुक कैसा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का? मैनेजरियल आउटलुक मतलब ये बात करें आपके ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर की नेचर पर, कि अगर आपका मैनेजर खड़ूस है कि हर किसी चीज को अपने हाथ में अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहता है, तो यानी कि वो आपका ऑटोक्रेटिक मैनेजर है। एंड ऑटोक्रेटिक मैनेजर है तो यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर वहीं पर आपका मैनेजर डेमोक्रेटिक है यानी कि खुले विचारों का है, तो यानी कि यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है। तो क्या क्या 2 फैक्टर्स पढ़े? एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज डिसाइड करता है कि यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है या फिर नहीं। सेकेंड चीज है आपके मैनेजरियल आउटलुक, यानी कि मैनेजर की नेचर क्या है, आप लोगों का मैनेजर ऑटोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक है। नेक्स्ट है यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हिस्ट्री डिसाइड करती है कि क्या यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है या फिर नहीं। हिस्ट्री के अंदर क्या आएगा कि क्या पिछले सालों के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा मैनेजर था जो किसी का इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त ही नहीं करता था। तो ऐसे में क्या होगा कि वहां के एम्प्लॉयज, वहां के मैनेजर को इस चीज की आदत पड़ चुकी है कि वो किसी का इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन कामयाब नहीं है। लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री में ये नजर आता है कि पिछले 5 सालों में आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिसीजंस लिए जाते थे वो सब हर किसी एम्प्लॉय के पार्टिसिपेशन से लिए जाते थे, तो यहां से आपको क्लियर होगा कि हाँ यहाँ पर हमारी जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो पॉसिबल है।
नेक्स्ट फैक्टर क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी इंटेलिजेंट एम्प्लॉयज हैं, जिनके पास काफी अच्छी स्किल्स, काफी अच्छे टैलेंट्स है, तो वहां पर आप लोग टेंशन फ्री होंगे कि हाँ, यहाँ पर हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं। कोई और पर्सन भी अगर डिसीजन लेगा तो वो डिसीजन गलत नहीं होगा, क्योंकि हर कोई यहाँ पर इंटेलिजेंट है। लेकिन इन केस अगर आप लोगों के कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स नहीं है, तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन लोगों को समझ ही नहीं है कि क्या डिसीजन कब और क्यों लेना है। नेक्स्ट है कंट्रोल टेक्निक। अगर गुड कंट्रोल टेक्निक अडॉप्ट की गई है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जो सुपीरियर है विल बी विलिंग फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। तो वहां पर आपके सुपीरियर इस बात पर भरोसा करेंगे कि हाँ, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सकता है। अगर अच्छी कंट्रोल टेक्निक नहीं है तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर रिस्कीनेस ऑफ डिसीजंस। अगर आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरीके से की है कि अगर कोई छोटा सा डिसीजन भी बहुत रिस्की हो सकता है, तो वहां पर आप लोगों का डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। अगर छोटे मोटे डिसीजन से आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन पर कोई खास ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वहां पर आप लोगों का डिसेंट्रलाइजेशन इज पॉसिबल। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत डाइवर्सिफाइड है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल सर्विसेज, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में अगर डील करती है, तो वहां पर आप लोगों का डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है। अगर वो बहुत कंसाइज है, बहुत छोटी है, तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन काम नहीं करेगा। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की बात करें तो अगर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट का आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहां पर आप लोगों का डिसेंट्रलाइजेशन कम हो जाएगा। जहां पर गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल है, वहां पर किसी और पर्सन के कंट्रोल कराने की बात ही नहीं है। तो जहां पर ज्यादा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन के चांसेस कम है, एंड जहां गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम है, वहां डिसेंट्रलाइजेशन के चांसेस भी ज्यादा है। उसके बाद डायनेमिक एनवायरनमेंट की बात करें तो एक ऐसी एंटरप्राइज जो बहुत अनसर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर रहती है, उन एंटरप्राइजेस के लिए, उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिसेंट्रलाइजेशन इज पॉसिबल। एंड अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा स्टैटिक या फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट के अंदर नहीं है, तो वो आप लोगों के डिसेंट्रलाइजेशन के चांसेस को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट है यहाँ पर नीड ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसी, कि आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ वो ही काम किए जाए जो टॉप लेवल मैनेजर्स डिसाइड कर ले। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह की है, तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन काम नहीं करेगा। अगर हर कोई आपके डिसीजंस को एक्सेप्ट कर सकता है, तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे से काम कर सकता है। सो ये सभी 10 फैक्टर्स से जो अफेक्ट करते हैं आपके डिसीजन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी को। पॉइंट क्लियर है? आई होप ये सभी 10 पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है, सभी 10 फैक्टर्स आप लोगों को अच्छे से समझ आए हैं। That's it for today's video। यहाँ पर हम लोगों का डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया है। यहाँ पर हम लोगों ने डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही सेपरेट टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया है। चाहे मीनिंग की बात हो, चाहे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो, उसके एलिमेंट्स की बात हो, या फिर उसकी डिफरेंस की बात हो, हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने कवर किया है। एंड वन मोर थिंग, ये जो नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप लोग इन नोट्स को आपके एग्जाम्स के अंदर भी लिख करके आ सकते हैं। इस चीज से रिलेटेड कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या हम ये पॉइंट्स अपने एग्जाम के अंदर लिखकर आ सकते हैं या फिर नहीं। अगर ये टॉपिक, ये चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में है, तो ये नोट्स भी आप लोग आपके एग्जाम के सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, एग्जाम के आंसर्स में लिख सकते हैं। आई होप आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया, हर एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट रहता है, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आपके रिव्यू को शेयर कर सकते हैं, आपके डाउट्स को पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। एंड साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके नोट्स को डाउनलोड करके आप लोग आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है या फिर नहीं, रिव्यू देना आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड साथ ही वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।